क्लास 10 ये रिवीजन का दूसरा वीडियो है। तो देखिए पहले प्रश्न पत्र को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका प्रश्न पत्र में किस तरह से होगा, तो जो आपका ये प्रश्न पत्र आया है ये प्रतिदर्श यानी कि सैंपल पेपर 2021-22 के लिए, जिसका कोड है 085। इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे और ये आपका 40 मार्क्स का होगा। इस 3 खंड है इसमें, का, खा और गा। का में 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपके, यानी कि जो आपके अपठित गद्यांश हैं वो का खंड में पूछे गए हैं, जिस पर 2 करने होंगे आपको और 4 आएंगे और सभी वस्तु परक हैं। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इन प्रश्नों के उत्तर भी दीजिएगा। जो ये पेपर इस एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है, ऐसा पेपर एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो आपका खंड खा है, जो व्याकरण वाला है, उसमें जो पदबंध के 5 सेंटेंस दिए हैं, यानी कि 5 प्रश्न दिए हैं, उसका एक प्रश्न में पढ़ती हूँ। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस कथन में से संज्ञा पदबंध छांटिए। ऑप्शन जो है देखें, तलवार एक, ततारा की तलवार, रहस्य थी, विलक्षण रहस्य, और इसका उत्तर है ततारा की तलवार, यानी कि खा इसका राइट है। तो आप बहुत ध्यान से OMR शीट में अपने आंसर्स को भरिएगा। इसी का दूसरा है, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या विशेषण पदबंध है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कि ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आपका समास का प्रश्न है, गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास का विग्रह का चयन कीजिए। गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास और गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। ये भी आपको 4 करने होंगे। इसके बाद आपका जो प्रश्न होगा वो मुहावरों का है। जैसे अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है अच्छा भाग्य, अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना, अंधे व्यक्ति को बटेर प्राप्त होना। तो ये जो आपके ऑप्शन है इसका सही उत्तर है भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना। मुहावरों को आप बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका पाठ्य पुस्तक आपकी स्पर्श से हो है, जिसमें कबीर और मीरा जो आपके कोर्स में आ रहे हैं उसमें से कोई उनकी लाइनें दी गई हैं। तो ये लाइनें आपकी, श्याम महाने चाकर राखियो जी, ये मीरा से है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से आपके गद्य पोर्शन के लिए है, यानी कि जो आपके 3 लेसन दूसरे आ रहे हैं। हेलो क्लास 10, इस वीडियो में मैं आपको पदबंध बताने जा रही हूँ। पदबंध के साथ साथ मैं आपको वर्ण, शब्द, वाक्य की परिभाषा से शुरू करूंगी, उसके बाद पदबंध के भेद बताऊंगी। और सबसे पहले देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सवाल उठता है वर्ण क्या है। वर्ण वो छोटी सी इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते, यानी कि वो छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द है। इन्हीं शब्दों का जो एक सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है, यानी कि शब्दों का वो एक अरेंजमेंट, शब्दों का वो क्रम जो कि एक अर्थ को स्पष्ट करता हो, वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य क्या है? वाक्य भावों का स्पष्टीकरण है। मैं बात अपनी कह रही हूं, आप समझ रहे हैं, और आप अगर कोई बात मुझसे कहते हो मैं समझती हूं, तो यही हमारा क्या है? यही हमारा भावों का स्पष्टीकरण है। लेकिन बच्चों हमारा टॉपिक तो पदबंध चल रहा है ना, तो हमें पद को भी देखना पड़ेगा। तो सवाल उठता है पद क्या है। तो देखिए वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, और जब ये सारे शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तब ये शब्द पद की सत्ता में आ जाते हैं, तब ये पद कहलाए जाते हैं। अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं। ये विशिष्ट अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, क्योंकि वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, जिसको कि हम अव्यय पदबंध भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है संज्ञा पदबंध क्या है। तो जब कोई पद समूह किसी वाक्य में संज्ञा का काम करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे कि सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार मिलेगा किसे? सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले बच्चों को, यानी कि बच्चा जो है हमारा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा शब्द है और इसके साथ को कर्मकारक भी लगा है, तो इसलिए यहां पर ये संज्ञा पदबंध है। देखिए दूसरा पदबंध आपका है सर्वनाम पदबंध।
जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का काम करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अभी जो वाक्य मैंने बोला था, सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, तो अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से कह दें कि सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले वे पुरस्कार पाएंगे, तो वे तक हमारा सर्वनाम पदबंध बन जाता है। देखिए तीसरा हमारा है विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह यानी कि जब शब्दों का कोई समूह वाक्य की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सा बताता लगता है, तब वो बनता है विशेषण पदबंध। जैसे कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले, अगर इस सेंटेंस को हम वाले तक रोकते हैं तो ये हमारा विशेषण पदबंध बन जाता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जहां तक आप मार्क करेंगे या मार्क होकर आएगा उतना ही आप बताएंगे, उसी को बताएंगे आप। उस लाइन के आगे नहीं जाना है, या जहां तक आप मार्क करेंगे उसके आगे भी नहीं जाना आपको। जैसे जो पहला हमारा वाक्य चल रहा है, मैं उसी वाक्य के साथ चलती हूं कि सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें मैंने कहा सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों को संज्ञा पदबंध, इसी को मैंने विशेषण में यूज किया सेंटेंस को। सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले वे पुरस्कार पाएंगे, तो वे तक सर्वनाम पदबंध। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम कहते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले, तो यहां तक वाले तक बन जाता है हमारा विशेषण पदबंध। जब कोई शब्द समूह क्रिया विशेषण या अव्यय का काम करता है तो वो क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहलाता है। जैसे पहला वाला सेंटेंस हम उठाते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों को आज पुरस्कार मिलेगा। तो आज क्योंकि हमारा अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द है, इसलिए अगर आज तक हमारा आता है, आज तक हमारी लाइन आती है या मार्क होकर आता है, रेखांकित किया जाता है, तो यहां पर ये क्रिया विशेषण पदबंध बनेगा, क्योंकि आज और कल कालवाचक क्रिया विशेषण की तरफ इशारा करते हैं। अब बीच में आपका जो एक पदबंध मैंने छोड़ा था अभी, जिसे कि हम कहते हैं विकारी शब्द का लास्ट क्रिया पदबंध, उसको मैं उठाती हूं। क्रिया पदबंध, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करता है तो वो क्रिया पदबंध कहलाता है। पद समूह से मतलब मिलकर है, जब कई क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया का काम करती हैं तब वो कहलाता है क्रिया पदबंध। जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों को आज पुरस्कार मिल रहा है, तो जब यह हमारा आता है मिल रहा है, तो यह हिस्सा हमारा बन जाता है क्रिया पदबंध। तो इसी वाक्य को मैं पांचों फॉर्म में बताती हूं बच्चों आपको। देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों को संज्ञा पदबंध, सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले वे सर्वनाम पदबंध, सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले विशेषण पदबंध, और सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों को आज क्रिया विशेषण पदबंध, और सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों को आज पुरस्कार मिल रहा है क्रिया पदबंध। तो ये आपके हो गए रिवीजन के लिए पदबंध का टॉपिक, पदबंध का जो आपका विषय है। इसके साथ साथ मैं आपको कई सारे सेंटेंस दे रही हूं जो एग्जाम्पल के लिए आप याद कीजिएगा। बच्चों, वीडियो के इस हिस्से में समास का रिवीजन करते हैं। पहले देखते हैं समास की परिभाषा। देखिए, परस्पर शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। परिभाषा आपकी नहीं आएगी, मल्टीपल में भी प्रश्न आएगा, कई ऑप्शन दिए होंगे, सही ऑप्शन को आपको OMR शीट में भरना होगा। तो देखिए, परस्पर पड़े हुए शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब सीधे हम इसके भेद पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो समास है जो उसके दोनों पद समानांतर होते हैं, ना कोई ज्यादा वैल्यू रखता है ना कोई कम वैल्यू रखता है। हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और, तथा, या आदि लगा दिया जाता है। जैसे माता और पिता, माता और पिता तो विग्रह है, लेकिन अगर इसको मैं कहूं समास कीजिए तो आप करेंगे माता पिता, और उसमें छोटा सा आप डैश लगा देंगे जो कि समासक कहलाता है हिंदी में। दूसरा समास है हमारा द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची होता है और समास करने के बाद पूरा शब्द संख्यावाची बन जाता है, वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे तिराहा, 3 राहों का समूह। तो 3 क्योंकि हमारी गिनती है, इसे तिराहा हमने जब मिलाकर लिखा तो कहलाया 3 राहों का समूह। अगला समास हम लेते हैं कर्मधारय समास। वो समास जिसमें एक उपमेय और एक उपमान होता है, एक विशेषण और एक विशेष्य होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, गगन की विशेषता उसका नीला होना। तो एक विशेषण है और एक विशेष्य है, एक उपमेय है और एक उपमान है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास बनता है। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास। आप ये मत समझिएगा कि मैं ऑर्डर में नहीं बता रही हूं, जो समास एक दूसरे से मिलते जुलते हैं मैं वो आपको साथ बता रही हूं, ताकि तुलनात्मक समझने से आप डिफरेंस कर पाए दोनों में। तो
कर्मधारय के बाद मैं बहुब्रीहि आपको बताती हूँ। बहुब्रीहि समास वो समास है जिसके दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं या किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। दोनों पद इसके गौड़ होते हैं, लेकिन वो किसी तीसरे पद की रचना किया करते हैं। जैसे एक मैं प्रसिद्ध शब्द उठाती हूं, दशानन। दशानन 10 सिर हैं जिसके। तो 10 हमारी वैसे तो गिनती है, लेकिन दशानन क्योंकि रावण का पर्यायवाची है, इसलिए यहां पर ये बहुब्रीहि समास बनता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है और समास करने के बाद पूरा का पूरा पद अव्यय हो जाता है, वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। उदाहरण के लिए यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। तो यथा जो हमारा है वो अव्यय शब्द है और शक्ति शब्द हमारा इसमें अलग से जोड़ा गया है। देखिए यथा शब्द जो है वो अव्यय इसलिए है क्योंकि किसी भी दशा में ये अपने आकार प्रकार को नहीं बदलता, बट जो शक्ति शब्द है हमारा वो थोड़ा सा अपना वचन बदल देता है, शक्ति शक्तियां शक्तियों। लेकिन यथा यथो यथा नहीं होता, यथा ऐसे ही रहना है, इसलिए हमारा ये अव्ययी भाव समास है। पहला पद गौड़ होगा और जो बाद वाला पद है वो प्रधान होगा, वहां पर तत्पुरुष समास बनेगा। तत्पुरुष समास में विभिन्न कारक विभक्तियों का लोप भी पाया जाता है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहां पर कर्म कारक की विभक्ति का लोप है। करण तत्पुरुष का जो एग्जाम्पल बनता है वो बनता है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ये से के कारण करण तत्पुरुष समास होता है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला के लिए के कारण यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास बनता है। अपादान तत्पुरुष समास जैसे शोक मुक्त, शोक से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास देशवासी, देश का वासी। अधिकरण तत्पुरुष समास में लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक यानी कि संसार में प्रिय। तो ये आपके समास हो गए, लेकिन जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें समास भी आपके मल्टीपल चॉइस में ही पूछे जाएंगे। किसी भी समास शब्द के कई समास और कई तरह से विग्रह दिए होंगे और करेक्ट को आपको OMR शीट में भरना होगा। मल्टीपल चॉइस के लिए आपके जो प्रश्न आ सकते हैं उसमें से मैं कुछ आपको बताती हूं। जैसे 2011 में आया था, पाठशाला में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका उत्तर है पाठशाला में तत्पुरुष समास है। इसी तरह से 2011 में ही एक और आया था, ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न, ध्यान पर मग्न, ध्यान को मग्न और ध्यान में मग्न। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ध्यान में मग्न। विद्या रत्न, ये शब्द आपका 2012 में आया था, यानी कि 2012, काफी पुरानी बात मैं कर रही हूं, लेकिन शब्द रिपीट होते रहते हैं। विद्या रत्न, विद्या का रत्न, विद्या के लिए रत्न, विद्या रूपी रत्न और विद्या और रत्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विद्या रूपी रत्न। देवों से लोक, देवों के लिए लोक, देवों का लोक और देवों का आलोक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है देवों का लोक। इसी तरह से मैं आपको 2-4 शब्द और बताती हूं। जो मीठा है जो अन्न, ये 2015 यानी 2015 में आया था। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। यथा समय, ये 2018 में आया है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो यथा समय अव्ययी भाव समास है और मीठा है जो अन्न, जिसका समास मैंने अभी नहीं बताया था, वो कर्मधारय समास है। ठीक है। यथार्थ, अर्थ के विपरीत, अर्थ के अनुसार, अर्थ से अधिक, सार्थक शब्द। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अर्थ के अनुसार। 2019 का ये अगला वर्ड है, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। इसका समस्त पद पूछा गया था, शिखर चंद्र, चंद्रधर, चंद्रशेखर, चंद्रपाल। और इसका सही उत्तर बनता है चंद्रशेखर। इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको पदबंध बताया, समास बताए और अब मैं आपको मुहावरे बताती हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं वही मुहावरे आपको बताऊंगी जो किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। लोक में प्रचलित उक्ति जबकि लोकोक्ति कहलाती है। यहां पर आपको परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो आपके मुहावरे आएंगे वो भी आपके MCQ मल्टीपल चॉइस में आएंगे।
कोई मुहावरा देके उसके कई सारे अर्थ दिए होंगे, करेक्ट अर्थ को आपको ढूंढना होगा। कई बार करेक्ट अर्थ दिया होगा और उसके साथ कई मुहावरे जोड़ दिए जा सकते हैं, उसको आपको सही मुहावरे के साथ एडजस्ट करना होगा। देखिए जैसे एक हम उठाते हैं, होश में ना रहना। ये आपका आया है 2012 में। होश में ना रहना, आंख लगना, सांप सूंघना, आपे से बाहर होना, शुद्ध बुद्ध खोना। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो अपने आप में सब अलग अलग से हैं। होश में ना रहना, आंख लगना नहीं हो सकता, सांप सूंघना नहीं हो सकता, आपे से बाहर नहीं हो सकता। जब हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं तब कहलाता है होश में ना रहना। इसी तरह से देखिए, अत्यधिक प्रसन्न होना, आंखें खुलना, मन पसीजना, दिल बाग बाग होना, घी के दिए जलाना। ये आया है 2014 में। अत्यधिक प्रसन्न होना, दिल बाग बाग हो जाना। सफलता पाने के लिए बहुत, उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, पढ़ते हैं। ढेर होना पड़ता है, पापड़ बेलना, कलेजे पर पत्थर रखना, अंगूठा दिखाना। तो सफलता पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब हम अपना वाक्य में लिखते हैं तो उसका लिंग वचन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेरा धन नहीं दे रहा है, लगता है, उसके बाद आपको फिल करना है। दाल में कुछ काला है, सीधी उंगली से घी ना निकलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, आड़े हाथों लेना। तो वह मेरा धन नहीं दे रहा है, लगता है, सीधी उंगली से घी ना निकलना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हम अगर वाक्य की फॉर्म में लाएंगे तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, लेकिन जो इन्होंने दिया है वो है सीधी उंगली से घी ना निकलना। ये मुहावरा कर दिया है। इस तरह से ये आपके मुहावरों का एक छोटा सा रिवीजन हो गया। मुहावरे तो आपको याद करना पड़ेगा, मुहावरों के अर्थ भी याद होने चाहिए। मुहावरों के अर्थ याद होने चाहिए, और जब आप फिल द ब्लैंक में उसको भरेंगे तो आपको क्रिया के हिसाब से उसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा।